आप जानते हैं बांग्लादेश के अंदर 15 साल तक प्रधानमंत्री रही शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद कौन सी ताकतें वहां पर और ताकतवर हो रही हैं। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान के सिर को तोड़ा जा रहा है, उनकी मूर्ति के सिर को तोड़ा जा रहा है। मुजीबुर रहमान कौन थे? मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के महात्मा गांधी थे। मुजीबुर रहमान की कोशिशों के चलते बांग्लादेश आजाद हुआ था और हां, उसमें भारत का सबसे बड़ा योगदान था, जिसके चलते पाकिस्तान दो फाड़ हो गया था। आज बांग्लादेश के महात्मा, उनके गांधी मुजीबुर रहमान के सिर को तोड़ा जा रहा है। देखिए किस तरह से यह व्यक्ति उनकी मूर्ति पर चढ़ा हुआ है, उनके कंधे पर चढ़ के उनके चेहरे को नुकसान पहुंचा रहा है। यह तस्वीरें अपने आप में बहुत शॉकिंग हैं। सबसे बड़ी बात, जिस व्यक्ति को बांग्लादेश का महात्मा कहा जाता है, बांग्लादेश का गांधी कहा जाता है, ये कौन सी ताकतें हैं जो शेख हसीना के तख्ता पलट होने के बाद उनके पिता का इस तरह से अपमान कर रहे हैं। एक और तस्वीर देखिए। देखिए किस तरह से लोग उनकी पेंटिंग, उनकी तस्वीर, उनकी मूर्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसे छिन्न भिन्न कर रहे हैं। इस तरह की ढेरों तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं। यानी कि 15 साल तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना के जाने के बाद अब वहां पर जो ताकतें मजबूत हो रही हैं, वो भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता का सबब है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और फिर एक विशेष विमान से वो भारत के उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस उतरती हैं। अब यहां से वो जाने वाली हैं लंदन, जहां उनकी बहन रहती हैं। 15 साल से वो सत्ता में थी, भारत के सामरिक हितों के लिए काम कर रही थी, भारत के सामरिक हितों के लिए बिल्कुल माकूल थी वो। मगर 15 साल से सत्ता में रहने के बाद उनकी सोच तानाशाही भरी हो गई थी। वो अपने विरोधियों को जेल में डाल रही थी, लोगों को टारगेट कर रही थी, उनके अंदर एक अहंकार आ गया था और यह सब 15 साल से चल रहा था। मगर इस सब के बावजूद शेख हसीना के नेतृत्व वाला बांग्लादेश भारत के सामरिक हितों के लिए माकूल था, क्योंकि उनके चलते बांग्लादेश में एक उदारवादी सोच थी, उनके चलते वहां की जो माइनॉरिटी हिंदूज थे वो सुरक्षित थे। मगर अब जबकि इस तरह से मुजीबुर रहमान की गर्दन को तोड़ा जा रहा है, उनकी मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, क्या यह बात अब भी कही जा सकती है कि वहां पर हालात जो हैं वो सही रहेंगे वहां के माइनॉरिटीज, वहां के हिंदूज के लिए? मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, इस तस्वीर को देखिए किस तरह से शेख हसीना के बेडरूम में वहां के जो प्रदर्शनकारी हैं वो आराम फरमा रहे हैं। ये वो प्रदर्शनकारी हैं जिनके प्रदर्शन के चलते शेख हसीना को अपने देश से भागना पड़ा। किस तरह से लूट चल रही है इस वीडियो में आप देख सकते हैं। बाकायदा शेख हसीना के घर से जो सामान लूटा गया है उसे लोग ले जा रहे हैं। क्या यह आंदोलन है? क्या यह रेवोल्यूशन है? क्या यह क्रांति है जहां आप लूट खसूट कर रहे हैं? यही हालत वहां की संसद में दिखाई दे रही है। प्रदर्शनकारी संसद के अंदर पहुंच गए हैं और वहां पर भी अराजकता मची हुई है। सबसे शॉकिंग, यहां सिर्फ शेख हसीना का घर नहीं लूटा जा रहा है, सिर्फ मुजीबुर रहमान का घर नहीं लूटा जा रहा है जहां पर मुजीबुर रहमान की हत्या की गई थी। आप देख सकते हैं इस वीडियो में लोग बाकायदा मुर्गी चुरा कर ले जा रहे हैं। इस तरह की लूट खसूट इस वक्त बांग्लादेश में चल रही है। इसमें दो राय नहीं कि शेख हसीना की पॉलिसीज एक किस्म की तानाशाही थी, मगर उनका विकल्प इस वक्त और भी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज ये कह रही हैं कि यह तख्ता पलट हुआ चीन और पाकिस्तान की आईएसआई की साझा साजिश के चलते। कम से कम टाइम्स ऑफ इंडिया की यह खबर यह कह रही है। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, यह सवाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से। अगर चाइना और पाकिस्तान यह साजिश रच रहा था तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल क्या कर रहे थे? एक के बाद एक असफलताओं का श्रेय उन्हें दिया जा रहा है। जम्मू में हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं एक के बाद एक, मगर उनसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा।
यहां पर बांग्लादेश में तख्ता पलट हो जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए इंटरव्यू में इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स यह कह रहे हैं कि वहां का जो छात्र संगठन है, इस्लामिक छात्र शिविर, वो जमात इस्लामी के बहुत करीब है। उन्होंने महीनों से प्लानिंग की थी शेख हसीना के तख्ता पलट के लिए। उन्हें वित्तीय मदद मिल रही थी पाकिस्तान और चीन से। तो बड़ा प्रश्न ये, भारत सरकार और हमारे इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स क्या कर रहे थे? हमने शेख हसीना का तख्ता पलट होने दिया? दोस्तों, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, ये जो तख्ता पलट हुआ है, ये जिस तरह से मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ा जा रहा है, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी की है? तो शेख हसीना की है। 15 साल में उनका जो अहंकार है वो सिर चढ़कर बोल रहा था। यह इस बात का सबक भी है, जब आप लंबे समय तक सत्ता में रहते हैं तो आपके अंदर अहंकार बढ़ जाता है, तानाशाही सोच बढ़ने लगती है, आप प्रेस पर अंकुश डालते हैं, आप अपने विरोधियों को जेल में डालने लगते हैं, बगैर किसी कारण के आप लोगों को जेल में डालने लगते हैं। मगर आपके जहन में सवाल होगा कि दरअसल यह आंदोलन हुआ क्या? शेख हसीना आरक्षण का एक प्रस्ताव लाई थी। उस प्रस्ताव के मुताबिक जिन लोगों ने 1971 के बांग्लादेश की आजादी के युद्ध के लिए लड़ा था, उन्हें आरक्षण देने की बात थी। छात्रों ने इसका विरोध प्रदर्शन शुरू किया। उन्होंने कहा कि आरक्षण नहीं दिया जाएगा, नौकरियां मेरिट के हिसाब से मिलेंगी। यह आंदोलन जो सिर्फ आरक्षण के खिलाफ था, वो इतना बड़ा हुआ कि नतीजा शेख हसीना का तख्ता पलट। इस आंदोलन में कम से कम 300 लोग मारे गए। शेख हसीना की पुलिस ने छात्रों पर जबरदस्त दमन किया और यहीं से शुरुआत होती है बगावत की, उस आग की, उस क्रांति की, जिसका नतीजा यह कि शेख हसीना 15 साल तक प्रधानमंत्री रहने के बाद उन्हें मजबूर होना पड़ा देश छोड़ने के लिए। अब उनके देश छोड़ने के बाद कई तरह की चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती भारत के लिए, अगर वहां की माइनॉरिटीज यानी कि हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो जाहिर सी बात है भारत के लिए एक बहुत बड़ी शरणार्थी समस्या आ जाएगी। पश्चिम बंगाल में भाजपा के नेता शुवेंदु अधिकारी अभी से कहने लगे हैं कि 1 करोड़ हिंदुओं का पलायन हो सकता है। भारत को उन हिंदुओं की मदद करनी चाहिए। 1 करोड़ हिंदू, आपको अंदाजा है कि अगर 1 करोड़ लोग भारत में प्रवेश करेंगे तो भारत पर कितना बड़ा दबाव बनेगा। शुवेंदु अधिकारी अपनी राजनीति के चलते ये तमाम चीजें कह रहे हैं। बड़ा प्रश्न यह कि भारत पर कितना प्रेशर पड़ेगा। ममता बनर्जी ने पत्रकारों से अपील की है, पश्चिम बंगाल से अपील की है कि अफवाहों पर विश्वास मत कीजिए। ये जो कुछ हो रहा है बांग्लादेश में हो रहा है, इसका असर भारत में या बंगाल में नहीं पड़ना चाहिए। सुनिए क्या कह रही हैं ममता बनर्जी। কেউ কোনো সাম্প্রদায়িকতার মূলক আচরণ করবেন না এবং আইন হাতে তুলে নেবেন না। যারা বিপদে পড়বে আমাদের ভাই বোনেরা, কারণ এখনো অনেকে আছে, আমরা সেটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এবং গভর্নমেন্ট অফ বাংলাদেশ সেটা দেখে রাখবো। यकीनन दोस्तों, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जैसे मैंने बताया, शेख हसीना भारत की दोस्त थी। उनके चलते भारत के जो सामरिक हित थे वो महफूज थे, वो सुरक्षित थे। मगर अब वहां पर सेना ने अंतरिम सरकार बना ली है। बांग्लादेश के कई छात्र कह रहे हैं कि भविष्य में हम एक ऐसी सरकार बनाएंगे जो धार्मिक नहीं होगी, जो धर्मनिरपेक्ष होगी। मगर आप भी जानते हैं दोस्तों कि इस आंदोलन के पीछे जमात इस्लामी का एक बहुत बड़ा किरदार था। आपको क्या लगता है, जो भी सरकार बनेगी, क्या जमात इस्लामी नहीं चाहेगी कि उसका किरदार हो, उसका अधिकार हो, उसका रौब हो? स्वाभाविक सी बात है, जमात इस्लामी चाहेगी कि उसका दबदबा बना रहे। और जिस तरह से मुजीबुर रहमान की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, उससे पता चल रहा है कि इस पूरे आंदोलन के पीछे किस तरह की सोच हो गई थी। दोस्तों, प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश की तमाम जो संस्थाएं हैं, तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी विश्वसनीयता बद से बदतर हो रही थी। पिछले जो आम चुनाव थे उसमें विपक्ष ने शिरकत ही नहीं की। नतीजा, एक छत्र नतीजों के साथ शेख हसीना
दोबारा प्रधानमंत्री बन गई। और कहीं ना कहीं यह आग सतह के नीचे सुलग रही थी। छात्रों के इस आंदोलन ने, जो कि आरक्षण के खिलाफ था, इस आग और इस गुस्से को कहीं ना कहीं एक दिशा दी। भारत ने अब तक इस पर कोई बड़ी टिप्पणी नहीं की है। भारत इस वक्त वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहा है। और आपको समझना पड़ेगा कि भारत की चुनौतियां क्यों गंभीर है। भारत किसी भी कीमत पर नई सरकार को नाराज नहीं करना चाहेगी, क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि भारत के कई बिजनेस इंटरेस्ट्स इस वक्त बांग्लादेश में काम कर रहे हैं। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, गौतम अडानी जो हैं वो शेख हसीना के साथ मुलाकात कर रहे हैं। गौतम अडानी के कई प्रोजेक्ट्स इस वक्त बांग्लादेश में काम कर रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, ये जो तख्ता पलट हुआ है, इसकी वजह से गौतम अडानी भी जबरदस्त तनाव में होंगे। यानी कि एक बात तय है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्रों के कई हित शेख हसीना के नेतृत्व वाले बांग्लादेश में थे। उनके जाने के बाद उनका नुकसान होगा। न सिर्फ भारत के सामरिक हितों का नुकसान होगा, भारत की फॉरेन पॉलिसी की निगाह से नुकसान होगा, बल्कि गौतम अडानी के बिजनेस इंटरेस्ट को भी नुकसान होगा। मगर आखिरकार हर तानाशाह के लिए एक सबक, वो तमाम तानाशाह जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हैं, जी हां, उनके लिए सबक। अगर आप लोकतांत्रिक हितों के हिसाब से काम नहीं करेंगे, लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाएंगे, तो आपका वही हश्र होगा जो शेख हसीना का हो रहा है। इसीलिए लोकतांत्रिक मूल्यों की इज्जत कीजिए। दोस्तों, ये भी बतला रहा है कि किस तरह से भारत एक मजबूत लोकतंत्र के तौर पर खड़ा हुआ है, क्योंकि भारत के जितने भी पड़ोसी हैं, कहीं पर लोकतंत्र नहीं है। हर तरफ लोकतंत्र जो है चरमरा रहा है। और इसका श्रेय किसको दिया जाना चाहिए? इसका श्रेय इस शख्स, यानी कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को दिया जाना चाहिए। इन्होंने भारतीय लोकतंत्र की यह नींव तैयार की थी, मजबूत संस्थाओं की, चाहे वो अदालत हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो तमाम कॉलेजेस हों, संस्थाएं हों। इस कदर नींव तैयार की थी कि भारत आज भी एक मजबूत लोकतंत्र बना हुआ है। मैं जानता हूं कि मौजूदा सियासी ताकतें भारत के उस लोकतंत्र को बदलना चाहते हैं, लगातार बदलना चाहते हैं, मगर यह सबक उनके लिए भी है। यह सबक उन तमाम सियासी ताकतों के लिए है जो अपने ताकत के जोर पर, एजेंसीज के जोर पर, पैसे के जोर पर अपने प्रतिद्वंद्वियों, अपने आलोचकों पर कार्रवाई करते हैं, उन्हें जेल में डाल देते हैं। यह सबक उनके लिए भी है। और कहीं ना कहीं यह वक्त है कि हम अपने मन में शुक्रिया अदा करें पंडित नेहरू का, जिनकी वजह से आज भी हम एक मजबूत लोकतंत्र बने हुए हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।